तो 2026 में आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस रख सकते हैं, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल का क्या नया रूल है, आप अपने नाम पे कितने अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, और अंत में मैं बताऊंगा कि आरबीआई के एक इम्पोर्टेंट नए जीरो बैलेंस स्कीम के बारे में, जो कि आपको अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, और इसके साथ ही साथ कैश ट्रांजैक्शन के कुछ नए नियम भी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेक श्योर अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अपने अकाउंट में कितना कैश रख सकते हैं, देखिए इनकम टैक्स एक्ट या आरबीआई की तरफ से ऐसे कोई लिमिट नहीं बताई गई है कि आपका पैसा आप कितना रख सकते हैं अपने अकाउंट में, लेकिन आप जो भी रखते हैं वो एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। चलिए यहाँ पे दो सिनेरियो के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते मानते हैं। एक सिनेरियो में कोई 10 लाख रुपया पर ईयर का इनकम करता है, 5 सालों में मान लीजिए 50 लाख हुआ, ठीक है। बैंक बैलेंस उसका 50 लाख है, ये जस्टिफाइड है क्योंकि जितना सैलरी है उतना उसका बैलेंस है, इसमें कोई इसको दिक्कत होने वाली नहीं है। वही सिनेरियो बी में दिक्कत क्या हो जाएगी, मान लीजिए अगर आप 50 लाख का इनकम करते हैं 5 सालों में, लेकिन आपके बैंक का जो बैलेंस है वो 2 करोड़ है, तो भैया आपके जो इनकम है उससे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो जो मनी एक्सप्लेन्ड नहीं है उसको क्या है, डिपार्टमेंट उसको अनएक्सप्लेन्ड मनी माना जाएगा, क्योंकि उस पर सोर्स एक्सप्लेन नहीं होता है। और यहीं पे आती है सबसे डेंजर बात कि आपको वहाँ पे 84% प्लस पेनल्टी और टैक्स का इंटरेस्ट वगैरह मिलाकर लगाया जा सकता है, जो अमाउंट अनएक्सप्लेन के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा। तो इसका मतलब जितना भी आपका जो इनकम आता है वो सारे अपने आईटीआर में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके उसका सोर्स के साथ आप अपना आईटीआर में सारी डिटेल को डालें। अगला जो अपडेट है वो भी है, अब कैश डिपॉजिट का रूल चेंज हो गया है। तो अब कैश कितना आप रख सकते हैं, कितना आप जमा कर सकते हैं बैंक में कैश। एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट में आप 10 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही सेफ है। 10 लाख से ऊपर का जो बैंक का डिपॉजिट होता है वो एसएफटी में रिपोर्ट होता है। ये आपका एआईएस जो होता है इनकम टैक्स पोर्टल पे, वहाँ पे रिपोर्ट हो जाता है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जो है वहाँ पे रिपोर्ट होती है। तो 10 लाख से ज़्यादा का अगर कोई वहाँ पे आपका डिपॉजिट होता है तो आपके उस रिपोर्ट में हो जाता है, और वहाँ से फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो है बैंक रिपोर्ट करता है, तो वहीं पे दिक्कत शुरू हो जाती है। अगर इसका सोर्स आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे एसएफटी में जाएगा, डिपार्टमेंट में जाएगा, तो यहाँ से डिपार्टमेंट आपको पूछ सकता है कि इसका सोर्स क्या है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ना, वहाँ 84% तक का आपका इस पर टैक्स प्लस इंटरेस्ट वगैरह लगाया जा सकता है। अब अगला अपडेट जो है वो है कैश विड्रॉल को लेकर। अब देखिए कैश विड्रॉल का भी लिमिट जो है 10 लाख पर फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन यहाँ पे बैंक वाइज जो है ये लिमिट अप्लाई होती है। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल्स बैंक्स हैं, मान लीजिए 3 बैंक है, एचडीएफसी, एसबीआई और आपका आईसीआईसीआई। तो एचडीएफसी में आपने 9 लाख का विड्रॉ किया, फिर आपके एसबीआई बैंक में आपने 9 लाख का, 9 9 करके 18 लाख टोटल विड्रॉ किया, जो कि सेफ है। लेकिन वही आईसीआईसीआई बैंक में आपने 12 लाख विड्रॉ कर लिया, तो ये एसएफटी में जो है रिपोर्ट हो जाएगा। बैंक इसको रिपोर्ट कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और फिर वहाँ से आपका जो है आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये रॉन्ग मूव है। मल्टीपल्स अकाउंट आप मेंटेन कर सकते हैं अपने इस दिक्कत को दूर करने के लिए, ताकि लिमिट में आप अंदर में रहें, ताकि आपको किसी तरह से आपको कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए अगला देख लेते हैं करेंट अकाउंट वालों के लिए क्या रूल्स हैं। बैंक अकाउंट वालों का जो वही 10 लाख का लिमिट है, लेकिन करेंट अकाउंट के लिए ये 50 लाख हो जाता है। ये लिमिट कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल दोनों में लगती है। अगर आप 50 लाख क्रॉस कर देते हैं वो रिपोर्ट होता है एसएफटी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। अब अगला जो अपडेट है वो है आरबीआई का नया ड्राफ्ट जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट का। इस अकाउंट का नाम होगा बीएसबीडीए स्कीम। अब इसके आने के बाद आपका जो है बैलेंस मेंटेन करने का, जो जीरो बैलेंस मेंटेन करने का जो बैलेंस मिनिमम होता था बैंक अकाउंट में, वो झंझट आपका खत्म हो जाएगा। सभी बैंक को ये अकाउंट मेंटेन करना होगा, चाहे प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट जो बैंक हो। बैंक को सभी तरह के जो बेसिक जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने होंगे, जैसे नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मेल वगैरह हो गया। ये जितने भी बेसिक बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज है बैंक को प्रोवाइड करने होंगे। और ये जैसे मैंने बताया दोनों बैंक जो यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों टाइप के बैंक को ये फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बस यहाँ पे एक लिमिटेशन है, एक पर्सन सिर्फ एक ही बीएसबीडीए अकाउंट रख सकता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप पुराने वाले आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बीएसबीडीए अकाउंट में, अदरवाइज एक नया बीएसबीडीए अकाउंट भी आप खोल सकते हैं। अगला जो अपडेट है वो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र एंड पीपीएफ अपडेट, यानी कि पीपीएफ अकाउंट अगर आपका है तो मार्च या अप्रैल से पीपीएफ अकाउंट में डायरेक्टली आप यूपीआई से पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब चलिए अगला जो अपडेट है वो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनका जो लिमिटेज क्या है।
यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए 1 लाख पर डे का ये जनरल जो लिमिट है आप कर सकते हैं। ये लिमिट जो है अप टू 5 लाख तक हो जाता है। किस केस में, अगर आप जो है ट्रांसफ़र करते हैं हॉस्पिटल या कोई इमरजेंसी फंड के लिए, एजुकेशन के लिए, आईपीओ वगैरह इन्वेस्टमेंट के लिए जो करते हैं, तो 5 लाख का ये लिमिट हो जाएगा। आईएमपीएस में अगर आप जो कैश इंस्टेंट जो ट्रांसफ़र होता है वो अप टू 5 लाख तक कर सकते हैं। 5 लाख की लिमिट है ये। एनईएफटी के लिमिट में कोई ऐसा लिमिट नहीं है, लेकिन आप 1 रुपया से लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप मैक्सिमम तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आरटीजीएस जो है वो रियल टाइम पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2 लाख से लेकर ऐसा मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये लिमिट है 2026 का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। अब भैया आप कितने बैंक अकाउंट जो है अपने नाम पे रख सकते हैं। देखिए आरबीआई या फिर आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहो बैंक अकाउंट रख सकते हो। लेकिन आपको बस वही चीज़ है कि आप हर अकाउंट में जो आपका मिनिमम बैलेंस जो है अभी जो मेंटेन करना पड़ रहा है, तो वो मेंटेन करना पड़ेगा आपको। आईटीआर में प्रॉपर तरीके से जितने भी अकाउंट्स है सभी को रिपोर्ट करना होगा, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया या फिर अब बिजनेसमैन है, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो जीएसटी में भी आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके यानी अकाउंट को डिक्लेयर करके ज़रूर रखें। तो क्या अगर आप इसे नहीं करते तो इसके लिए आपको 10 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। अब कैश विड्रॉल का लिमिटेशन तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन जब आप कैश विड्रॉ भी करते हैं ना, तो उस पर टीडीएस भी आपका करता है। यानी बैंक से अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पर टीडीएस भी बैंक जो है डिडक्ट करता है। हालांकि इसे आप क्लेम कर सकते हैं अपने आईटीआर फाइल करके, उसे आप क्लेमेबल ये होता है, लेकिन ये टीडीएस करता है। कब करता है ये टीडीएस? तो अगर आप पिछले 3 साल से आईटीआर अपना फाइल करते हैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर आप विड्रॉ करते हैं तो 2% का टीडीएस करता है। लेकिन अगर आप पिछले लास्ट 3 सालों से आईटीआर अपने फाइल नहीं किया तो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक अगर आप करते हैं विड्रॉ तो 2% का टीडीएस करता है। वही अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का विड्रॉ करते हैं तो 5% जो है बैंक आपसे टीडीएस काटता है। जैसे मैंने बताया, हालांकि ये टीडीएस आप रिफ़ंड करवा सकते हैं, अपने आईटीआर में भर के रिफ़ंड हो जाता है। अब इसके साथ साथ कुछ कैश के ट्रांजैक्शन लिमिटेशन है जो आपको याद रखना होगा 2026 में, नहीं तो आपको 100% तक की पेनल्टी वगैरह फेस करना पड़ सकता है। जैसे अगर आप कैश में लोन लेते हैं ना किसी से, तो वो भैया 20,000 से ज़्यादा मना है, नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है। प्रॉपर्टी रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो 20,000 से ज़्यादा जो है कैश अलाउ नहीं होता है। तो इसमें अगर आप डिफ़ॉल्टर अगर मिलते हैं ना तो अप टू 100% तक आपको पेनल्टी चार्ज किया जा सकता है। अब बिजनेस वालों के लिए कुछ चीज़ें जो कि ध्यान रखना होगा। कैश सेल अगर आप करते हैं बिजनेस में अपने, तो 2 लाख से ज़्यादा कैश में सेल ना करें, ठीक है। बिजनेस एक्सपेंसेस अगर आप करते हैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी से 10,000 से ज़्यादा ना करें। और वो जो खर्चा अगर है आपने मान लीजिए कोई एक्सपेंस किया 10,000 से ज़्यादा, तो वो डिसअलाउड भी हो जाएगा, हो सकता है इनकम में भी ऐड हो जाए, और इनकम में ऐड हुआ तो आप उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो एक लाइक जरूर कर दिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, और वीडियो के साथ साथ आप इस चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।